पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्ते दोस्तों, मैं सुप्रिया दाते आप सबको प्यार भरा आत्मवंदन करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ खास शो हम हैं PSSM में। जैसे कि आप जानते हैं, इस शो में हम ऐसे ध्यानी से मिलते हैं, ऐसे PSSM मास्टर से मिलते हैं जिनकी जीवन यात्रा हमें प्रेरणा देती है। तो आइए यही जर्नी आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं आज के मास्टर मोनिका मेहता जी से। मोनिका जी IT सेक्टर से है और पिछले 3 सालों से PSSM से जुड़ी हुई है। वो ध्यान प्रचार और प्रसार का भी काम कर रही है। तो आइए मोनिका जी से मिलते हैं। नमस्ते मोनिका जी। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्ते आपको। इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। तो हम आपके बारे में ज़रूर सुनना चाहेंगे। दोनों आपकी जीवन यात्रा में कैसा बदलाव आया? ध्यान में आने से पहले आप कैसे थी और बाद में क्या हुआ, ये सब हम जानना चाहेंगे। ध्यान में आने से पहले मतलब मेरी जर्नी काफ़ी चैलेंजिंग, मतलब माइंड लेवल पे ज़्यादा चैलेंजिंग थी। मैं 2007 से ही थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रही थी और एक्चुअली मैंने मेरी मम्मी को देखा हुआ है कि काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं उनकी लाइफ में। तो वो एक फ़ियर था कि वैसा मेरे साथ ना हो करके, कि ज़्यादा लंबे टाइम तक कोई हेल्थ इशू ना रहे। तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी, तो नेगेटिव थॉट पैटर्न का एक चक्रव्यूह चलता रहता था। तो हेल्थ कंडीशन मतलब वो बहुत मामूली चीज़ें थी लेकिन मुझे बहुत परेशान करती थी। और फिर 2008 में शादी हुई। मेरे हस्बैंड काफ़ी पॉजिटिव थे, हैप्पी गो लकी। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे उसमें से बाहर आने के लिए, नेगेटिव जो थॉट पैटर्न थी उसमें। और फिर प्रेगनेंसी भी रह गई और तभी उसी टाइम पे मुझे किसी ने यू कैन हील योर लाइफ बुक गिफ्ट में दी। और वो बुक पढ़ने के बाद मुझे बहुत सारे रियलाइजेशन हुए कि मेरा माइंड किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से सारे हेल्थ जो इश्यूज़ हैं वो किस तरह से मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो प्रेगनेंसी की भी एक पॉजिटिविटी थी और तो मेरे हेल्थ इश्यूज़ सारे मतलब ख़त्म होने लगे धीरे धीरे। माइंड से ही काम, अफर्मेशंस और वो जो बुक में था उसी हिसाब से मैंने काम किया और मैं बाहर आ गई धीरे धीरे। लेकिन फिर वापस डिलीवरी के टाइम पे कुछ इश्यूज़ आए। थोड़ा डिलीवरी के आफ्टर 2-3 मंथ्स भी थोड़े डिफ़िकल्ट रहे मेरे लिए वो टाइम भी। तो उसमें भी वापस मैं नेगेटिविटी में चली गई, वो भंवर में चली गई। लेकिन फिर द सीक्रेट बुक मेरे सामने आई, वो भी किसी ने गिफ्ट की थी, तो वो मैंने पढ़ी द सीक्रेट। और फिर मुझे समझ में आया कि जो भी डिलीवरी का जो भी टाइम पीरियड था वो किस तरह से शायद नेगेटिवली मैंने ही अट्रैक्ट किया होगा मेरी लाइफ में। मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी किए उस टाइम पे, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे कोई गेम जीतना या ऐसे कहीं बाहर गए हैं तो कुछ मैनिफेस्ट करना, और वो वर्क होता था। तो वैसे तो 2-3 बुक्स जो आई, 2 बुक्स, तो वो उसने काफ़ी मुझे मेरे जो माइंड मैकेनिज़्म जो रहती है उसके बारे में काफ़ी मुझे इंसाइट्स दिए। फिर हम लोग US गए थे और फिर मेरी सेकंड प्रेगनेंसी भी रही। तो वही वापस से वो डर आने लगा जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे जो एक्सपीरियंसेस हुए थे वो शायद रिपीट ना हो, तो वो डर आने लगे। तब मैंने एकर्ट टोल की जो पावर ऑफ नाउ बुक है वो मेरे हाथ में आई और मैं पहले भी पढ़ने की कोशिश की थी वो बुक, लेकिन कभी फिनिश नहीं कर पाई थी। मुझे वो बहुत गहरी लगती थी और नींद ही आ जाती थी मोस्टली। तो जब ये सेकंड डिलीवरी का टाइम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था तो मैंने वो बुक वापस से पढ़ना शुरू किया और वो बुक की जो टीचिंग्स थी
टू बी प्रेजेंट एट एवरी मोमेंट ना, सिर्फ ये जो प्रेजेंट मोमेंट है वही एग्जिस्ट करता है, ना पास्ट एग्जिस्ट करता है, ना फ्यूचर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो जो टीचिंग थी और वो और प्लस मंत्र, नवकार मंत्र और गायत्री मंत्र, तो उसने मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी दी। और जो सेकेंड प्रेगनेंसी की जो डिलीवरी का था वो टाइम स्मूथली मेरा पास हो गया बिकॉज ऑफ दोज बुक्स। फिर लेकिन वो अभी तक मैं वहीं पे अटकी हुई थी ना, ये सारी चीज़ें मुझे हेल्प मिल रही थी यूनिवर्स से, लेकिन मैं शायद पूरी तरह से उसका फ़ायदा नहीं उठा रही थी। फिर हम लोग 2 साल के लिए यूएस वापस गए थे, सैन डिएगो, और फिर वहाँ पे मेरे छोटे बेटे के हेल्थ इश्यूज़ शुरू हुए और मेरे भी स्किन इश्यूज़ शुरू हुए थे। तो फिर उसके बाद डॉक्टर्स भी कुछ डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे। और उसी वक्त दौरान एक साइकिक है, मतलब फैमिली, मेरी बहन की फैमिली, मतलब जिनको बिलीव करती है, उनसे एक मैसेज आया कि तुम्हें जो करना चाहिए वो तुम नहीं कर रही हो करके। तो मुझे काफ़ी मिस्टिकल लगा मैसेज। मैं काफ़ी देर तक सोचती रही कि ऐसा मैसेज क्यों आया। फिर भी मैंने थोड़े दिन के बाद मैं भूल गई थी और उसके बाद वापस स्किन हेल्थ इश्यूज़ शुरू हो गए। फिर मेरी जर्नी सस्टेनेबिलिटी लाइफस्टाइल और उसमें शुरू हुई, उसमें मेरा काफ़ी रिसर्च रहा और फिर उसकी ट्राइब धीरे धीरे मैं बनती गई। और वापस पुणे आने के बाद भी मेरे वैसे उसी तरह से कांटेक्ट हुए और उसी तरह से ग्रुप्स बनते गए। तो फिर जब मदर अर्थ के बारे में मैं सोचने लगी और उनके लिए काम करने लगी और हमारी लाइफस्टाइल में उसके हिसाब से परिवर्तन लाने लगी, तो धीरे धीरे ये जो लाइफ में पॉजिटिविटी भी बढ़ने लगी और जो हेल्थ इश्यूज़ थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे और आते थे तो भी मुझे ज़्यादा बॉदर नहीं करते थे। अच्छा, आपके समस्या जब भी जीवन में चल रही थी कोई भी, तो आपको पुस्तकों ने, बुक्स ने बहुत सहायता किया है, बहुत मदद की है। ऐसे दिख तो रहा है कि आप जो भी उनसे सीखी है उस पर एक्सपेरिमेंट करके इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हो। तो पत्री जी भी स्वाध्याय करने के लिए बोलते हैं, मतलब पुस्तक पढ़ो और जो भी उनसे सीख मिली है खुद में वो लेके आओ और दूसरों को भी बताओ। क्या आपने कभी पत्री जी की बुक पढ़ी है कोई, और आपको उसमें से क्या मिला है, क्या सीख पाई आपने? मैंने पत्री जी की बुक PSSM को जुड़ने के बाद पढ़ी थी और उनकी जो रेकमेंडेड बुक्स है वो भी मैंने काफ़ी अभी पढ़ना शुरू किया है। पत्री जी की कर्म सिद्धांत बुक और भगवद गीता दोनों बुक्स मैंने पढ़ी हुई है। मुझे उनकी जो लैंग्वेज है मतलब बहुत प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बात करते हैं हमेशा, मतलब गहरे स्पिरिचुअल बहुत बड़े बड़े टर्मिनोलॉजीज़ नहीं यूज़ करते। मतलब कोई भी इंसान, राह चलता इंसान भी अगर वो बुक्स पढ़ ले तो उनको पता चल जाए ना। जितने भी हम लोग मतलब स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं भारी भारी टर्म्स यूज़ करके, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं पत्री जी की बुक पढ़ती हूँ या उनके जो कंसेप्ट्स भी है PSSM मूवमेंट की वेबसाइट पे वो भी मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो इतने सरल शब्दों में समझा देते हैं, तो बहुत बढ़िया है वो चीज़। जी, वेरी गुड। तो आप जब ये आप किताबें पढ़ रही थी, खुद में बदलाव ला रही थी, खुद पे काम कर रही थी, तो क्या आप तब ध्यान भी कर रहे थे? नहीं, मैं ध्यान नहीं कर रही थी। मतलब एज सच मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी, योगासन, प्राणायाम, वो सब मैं कर रही थी। फिर मैंने शायद आर्ट ऑफ लिविंग का भी कोर्स करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं पूरा नहीं कर पाई थी। कुछ तो अड़चन आ गई थी, मैं पूरा नहीं कर पाई थी। और मैं सुनती थी, सद्गुरु जी को सुनती थी, मतलब BK शिवानी को, और वैसे बहुत सारे जो मास्टर्स है, स्पिरिचुअल मास्टर्स, उनको सुनती थी मैं। लेकिन ध्यान मुझे करना था, लेकिन कोई टेक्निक मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैं ध्यान नहीं कर रही थी उस टाइम पे। लेकिन बहुत इच्छा थी, बहुत स्ट्रॉन्ग विल थी कि मैं ध्यान में आऊँ और उस टेक्निक के साथ आऊँ जो मुझे जीवन भर साथ थे। तो आप PSSM से कब और कैसे जुड़ी? तो कोविड का टाइम था। उस टाइम पे जैसे मैंने कहा कि मैं काफ़ी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और उसमें
का जुड़ी हुई थी। तो जब कोविड का टाइम था तो जो मैं खुद से रिसर्च कर रही थी तो वो पैंडेमिक के बारे में, प्लस जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो थी इंडिया में और वर्ल्ड वाइड, तो उसमें मेरे काफ़ी अलग से व्यू थे मेन स्ट्रीम से। और मैं मेरे जो जान पहचान वाले लोग रहते थे उनको भी समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन सब डर से बहुत जूझ रहे थे उस टाइम पे। मतलब महामारी तो चल ही रही थी लेकिन डर भी काफ़ी फैला हुआ था, तो कोई मुझे सुनने के लिए रेडी नहीं था उस टाइम पे। तो मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी और बहुत गुस्सा भी था, फ्रस्ट्रेशन भी था कि लोग क्यों इतना सिंपल चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। और उस टाइम पे ध्यान के भी बहुत सारी चीज़ें आती रहती थी, लेकिन मैं करती थी, मुझे एनर्जी भी बहुत फील होती थी, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती थी कि पता नहीं क्या वजह थी, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। और एट द सेम टाइम मैं सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अफर्मेशंस भी देती थी कि मुझे ध्यान करना है, मुझे आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है, तो मुझे एक ऐसा मार्ग दीजिए कि जो मार्ग पे मैं चल सकूं और मेरी श्रद्धा बनी रहे। वैसा अफर्मेशंस मैं रोज़ दे के सोती थी। तो मुझे यकीन था कभी ना कभी तो होगा ही करके। और ये जो अफर्मेशंस था आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, वो मेरे हस्बैंड के नाना जी जो जैन मुनि थे उनकी बुक से मैंने सीखा था कि आप ऐसा करके सोओगे या उठोगे, मतलब ऐसे प्रेयर करोगे तो ये कभी ना कभी मैनिफेस्ट होगा करके। तो फिर पत्री जी का एक वीडियो, मैं कुछ तो रेसिपी ढूंढ रही थी यूट्यूब पे, और पत्री जी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो वसंता मैडम के घर पे खाना बना रहे थे। तो मैंने वो वीडियो में, मतलब ऐसा कोई रेसिपी नहीं थी, लेकिन पता नहीं कुछ तो अजीब अट्रैक्शन था, मैंने पूरा वीडियो देखा, मुझे लगा वाह ये कौन से मास्टर हैं ना जो ऐसे खाना बना रहे हैं और ऐसे एकदम बच्चों की तरह, मतलब पूरा वो वीडियो देख के ही मुझे बहुत मज़ा आया। फिर मुझे यूट्यूब फीड में काफ़ी ऐसे और भी वीडियोस आने लगे। फिर मैंने दो ऐसे आत्मा की यात्रा वाले वीडियोस देखे, जिसमें एक में एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में था और दूसरे वीडियो में शायद साउथ के ही कोई मास्टर्स थे, उन्होंने बताया था कि उन्होंने शिव जी को 11th डायमेंशन में मेडिटेशन करते हुए देखा, वो वहाँ तक पहुँच गए थे मेडिटेशन में। तो वो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा, क्योंकि मैं बचपन से ही भगवान में बिलीव करती थी, लेकिन ऐसे मुझे ये भी यकीन था कि यहाँ पे सिर्फ एक ही परम सत्ता हो सकती है, मतलब इतने सारे भगवान नहीं हो सकते। तो जब उन्होंने कहा ना कि मैंने शिव जी को मेडिटेशन करते हुए देखा, मतलब शिव जी ने भी किसी पे तो ध्यान किया, राइट, भगवान होते हुए भी उन्होंने ध्यान किया, तो वो बात मुझे बहुत टच कर गई। और फिर मैंने वो चैनल पे देखा कि वहाँ पे गाइडेड मेडिटेशंस भी अवेलेबल थे, तो मैंने उसी दिन शायद या मैंने गाइडेड मेडिटेशन किया फर्स्ट टाइम, और वो करने के बाद मुझे मतलब लगा कि हाँ मुझे अभी अपना रास्ता मिल गया है करके। और फिर वहाँ से मैंने रोज़ मेडिटेशन करना कंटिन्यू किया, ध्यान करना। तो आप ऑनलाइन PSSM से जुड़ी, ऐसे हम कह सकते हैं। यस, मैं ऑनलाइन PSSM, मैं IT बैकग्राउंड से हूँ। तो तब से मतलब 2 साल से आप आनापानसती ध्यान में लगे हुए हो, और इसी ध्यान के साथ पत्री जी हमें और भी कुछ बताते थे, जैसे पिरामिड का यूज़ करो, पिरामिड एनर्जी का अनुभव लो, या ग्रुप मेडिटेशन करो, जैसे पूरे ग्रुप की जो एनर्जी मिलती है हमें मेडिटेशन में उसका भी अनुभव लो। तो क्या आपने ये अनुभव कभी लिए, कभी किए? हाँ, पिरामिड मेडिटेशन के बारे में मैंने बहुत सुना। पत्री जी बहुत उनके बारे में मतलब कहते थे कि उनकी एनर्जी से मतलब बहुत ऊर्जा मिलती है। तो मैंने पिरामिड कैप लिया था मेरे लिए, और मैंने मेडिटेशन किया, और मुझे बहुत सच में ही बहुत एनर्जी महसूस हुई उसके बाद, कि मैं जो नॉर्मल मेडिटेशन करती थी पिरामिड कैप के बिना और पिरामिड कैप के साथ, दोनों में बहुत फ़र्क था ऊर्जा के लेवल में। लेकिन एज सच मैंने पिरामिड में कंस्ट्रक्टेड पिरामिड में मेडिटेशन फ़र्स्ट टाइम मैं जब QLU गई थी हैदराबाद के पास, वहाँ पे किया।
और वहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो मतलब मैं बयान नहीं कर सकती, मतलब इतनी ऊर्जा थी वहाँ पे। हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था पूरे दिन के, उसमें आधा घंटा, लेकिन वो आधे घंटे में जो हमने मतलब जो ऊर्जा पाई है वो मतलब बहुत ही मतलब शब्द नहीं है उसके लिए। और स्पेशली एक दिन तो ऐसा हुआ था कि मैं जब मेडिटेशन कर रही थी पिरामिड के अंदर, तो अचानक यहाँ पे विशुद्धि चक्र के पास बहुत ही ज़्यादा सेंसेशंस आने लगे और बहुत खांसी, मतलब इतनी खांसी कि मैं वहाँ से उठ गई क्योंकि मुझे किसी और को डिस्टर्ब नहीं करना था। लेकिन बहुत भयंकर खांसी और बहुत अजीब सेंसेशंस मुझे यहाँ विशुद्धि चक्र के पास हुए। तो उसके पहले मैं बहुत एक्टिवली ध्यान का प्रचार प्रसार नहीं कर रही थी, लेकिन मतलब मैंने जब पिरामिड में जाके मेडिटेशन किया और उसके बाद ध्यान का जो प्रचार प्रसार था उस काम को एक अलग ही दिशा मिल गई और एक अलग ही स्पीड मिल गई आई वुड से मेरे लिए। तो पिरामिड एनर्जी में तो मेरा विश्वास बहुत ही ज़्यादा है। तो जैसे आपने पिरामिड ध्यान का भी अनुभव लिया, तो क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन पे ध्यान सीखे हो और करते हो, ऐसे बोलते हो, तो क्या आपने कभी ऑफलाइन ध्यान भी किया? किसी शिविर में वगैरह आप गई, शामिल हो गई? मैंने जब ध्यान करना शुरू किया तब लॉकडाउन चल रहा था, तो इतने ऑफलाइन प्रोग्राम्स हो नहीं रहे थे। लेकिन मैंने मई में ध्यान करना शुरू किया और नवंबर में, उसी साल नवंबर में ऋषिकेश में ध्यान यज्ञ हुआ। और फिर मैं वहाँ पे मतलब मुझे जाना ही था तो मैं अकेली ही गई और मतलब मैं अकेली ही ट्रैवल कर रही थी उस टाइम पे। मुझे नहीं पता था कि कौन रहेगा, कौन मिलेगा मुझे वहाँ पे, लेकिन सफ़र बहुत अच्छा रहा, लोग मिलते रहे, इजी हुआ, बहुत ही ज़्यादा सफ़र इजी हुआ। तो वहाँ पे मैंने सबसे पहले इतने मतलब हज़ारों लोगों के साथ ग्रुप मेडिटेशन की एनर्जी को महसूस किया। वहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, लेकिन एक जो एक्सपीरियंस था उसमें पत्री जी के साथ स्टेज पे मेडिटेशन करने का मौका मिला एक दिन। तो मैं बहुत खुश, और नए नए थे ध्यानी, तो अरे वाह, मतलब कुछ स्पेशल फीलिंग जैसे सबको आती है वैसा फीलिंग आया। तो लेकिन उस टाइम पे मैंने जब ध्यान किया तो मतलब कुछ भी ऐसे स्पेशल नहीं हुआ। मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि नहीं कुछ तो स्पेशल होगा, अभी मैं पत्री जी के साथ स्टेज पे ध्यान कर रही हूँ तो बहुत कुछ होगा। और एक्चुअली वो अच्छा हुआ क्योंकि मैं नई ध्यानी थी। अगर उस दिन कुछ एक्सपीरियंसेस हो जाते तो शायद मुझे खुद पे विश्वास ना हो के दूसरों की एनर्जी पे ज़्यादा विश्वास हो जाता कि आज पत्री जी नहीं है तो कोई और मास्टर की एनर्जी के साथ मैं जुड़ जाऊँ और ध्यान करूँ। तो वो वहाँ पे मेरे लिए सीख थी कि कोई भी आ जाए, शायद भगवान भी आ जाए, काम तो मुझे ही करना है। मतलब अपने मतलब जो इंटरनल वर्ल्ड है, इनर वर्ल्ड है, उस पर मुझे ही काम करना है, तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और फिर पत्री जी से भी मिली मैं, मतलब सब लोग को दर्शन दे रहे थे, मैं भी गई के दर्शन के लिए। और फिर पत्री जी ने जब मेरी आँखों में देखा, मतलब ऐसा लगा कि पता नहीं उनको सारे जन्म के कच्चे छिट्टे सारे पता चल गए मेरे बारे में। और बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशंस थे बॉडी में उनसे मिलने के बाद भी, मतलब काफ़ी देर तक उनकी ऊर्जा महसूस हो रही थी मुझे। तो ऋषिकेश के अनुभव, ग्रुप मेडिटेशन, ग्रुप एनर्जी के अनुभव बहुत ही अच्छे रहे। तब मेरे भीतर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था मेरी जॉब को लेकर ये भी, कि मुझे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। तो मैं जैसे ही ऋषिकेश से आई वापस, उसी दिन सुबह वो कॉन्फ्लिक्ट भी रिज़ॉल्व हो गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ऋषिकेश की एनर्जी ने बहुत मुझे मदद की और मेरे लिए काम किया। जी, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आपके रहे हैं। लेकिन पत्री जी हमें कहते हैं कि आप बाहर कुछ मत ढूंढो, अपने आप पे, खुद पे भरोसा करो, आपो दीपो भव। तो क्या आप उनकी ये सीख खुद में ला पाए, और अगर इसका अमल आप कर पाए तो वो कैसे, जानने में मुझे खुशी रहेगी। मैंने जैसे कहा कि उस दिन मुझे बहुत बड़ा लेसन मिल गया और वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि नहीं तो शायद मेरी डिपेंडेंसी और बढ़ जाती।
और ये जो पत्री जी की सीख है अपोदिपो भव, मैं मतलब टोटली उसमें बिलीव करती हूँ, लेकिन इम्प्लीमेंट 100% इम्प्लीमेंट करना अभी भी नहीं हो पा रहा है। टू बी ट्रू, मतलब उस पे अभी चालू है काम, मेरा इनर वर्क काफ़ी चालू है। लेकिन जैसे मेरी यात्रा रही, मैं जैसे पीछे देखती हूँ, पीछे मुड़ के देखती हूँ, और जब अपने आप को एनालिसिस कर रही हूँ, तब जो वो कहते हैं यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, मैं उसमें 100% बिलीव करती हूँ, और अपोदिपो भव में भी पूरी तरह से बिलीव करती हूँ। और अभी मैंने अपने भीतर ही झांकना शुरू किया है, और स्वाध्याय जैसे सिर्फ बुक्स का ही नहीं, खुद का भी करना होता है, तो अभी उस पे धीरे धीरे मैं काम करना शुरू कर रही हूँ। जी, तो मैं और भी ये जानना चाहूँगी कि आपकी पूरे दिन की दिनचर्या जैसे क्या रहती है, मतलब आप कितना समय ध्यान के लिए दे पाते हो, कितना समय आप स्वाध्याय करते हो, क्या आप सज्जन सांगत्य भी करते हो, कुछ सेवा भी आप करते हो, इसके बारे में भी कुछ बताइए। मेरी दिनचर्या, मतलब आई एम मदर ऑफ़ 2 किड्स, तो उनके आसपास बहुत टाइम जाता है, लेकिन फिर भी मैं दिन में मिनिमम 1 आवर मेडिटेशन एवरी डे करती हूँ, और स्वाध्याय दिन का हाफ एन आवर टू 1 आवर बुक्स पढ़ती हूँ, और सज्जन सांगत्य भी ऑनलाइन जो रहते हैं ज़ूम क्लासेस, प्लस जहाँ पे भी ग्रुप मेडिटेशन अभी ऑफलाइन भी काफ़ी जगह पे शुरू हो गया है, तो मैं वो मेक श्योर करती हूँ कि मैं जाऊँ, दूसरों के अनुभव सुनूँ, दूसरों से बात करूँ, तो मैं सज्जन सांगत्यों को भी इतना ही इम्पोर्टेंस देती हूँ। और अभी ऐसा भी होने लगा है कि लोग जो आ रहे हैं मेरी लाइफ में, जो नए कनेक्शंस बढ़ रहे हैं, वो ज़्यादातर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड ही रहते हैं, तो मेरा वैसे जो स्पिरिचुअल सर्कल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना, मेरी स्पिरिचुअल फैमिली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो मैं बहुत खुश हूँ उससे। जैसे ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, ध्यान में हम आते हैं, फिर भी हमारी कठिनाइयाँ समाप्त तो नहीं होती, कुछ ना कुछ संसार है तो चालू ही रहेगा। तो ऐसे समय में, ऐसे कठिनाइयों में ध्यान का आपको क्या फ़ायदा हुआ? तो लाइफ में ऐसे जितने कोई टफ़ सिचुएशन नहीं आते हैं, लेकिन जैसे हमारा माइंड ही सब कुछ क्रिएट करता रहता है, तो मेरे दोनों बच्चों को मैंने होम स्कूलिंग की हुई है, सो दे आर नॉट इन द मेन स्ट्रीम स्कूल्स, तो वो एक डिसीजन काफ़ी करेजियस भी रहा है सोशल टर्म्स में, तो वो कभी कभी बहुत प्रेशर क्रिएट करता है वो डिसीजन लेने के बाद सोशल, क्योंकि एक्सेप्टेंस इतना रहता नहीं है ये डिसीजन के लिए, तो उसके रिलेटेड कभी कभी इमोशनली बहुत अनसर्टनटीज़ या इंस्टेबिलिटी आ जाती है, और फियर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि हम बच्चों के फ्यूचर के साथ मतलब सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे डाउट्स बीच बीच में आते रहते हैं, तो तभी ध्यान और ये जो स्वाध्याय से जो भी सीखा है वो बहुत हेल्प करता है टू डील विद दिस फियर्स, कि जैसे हम लोग मानते हैं ना कि हर एक का अपना सोल प्लान रहता है, तो मेरे बच्चों का भी सोल प्लान रहेगा, उनका भी, और जो भी होगा, जो भी चॉइसेस अभी जो मुझे लग रहा है कि शायद मैंने उनके लिए की है, लेकिन मैं सिर्फ निमित्त हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, ये चॉइसेस उनकी ही है, ये उन्होंने इस तरह से अपना बचपन गुजारना सिलेक्ट किया है होम स्कूलिंग के माध्यम के द्वारा, और मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो ये सारी जो स्वाध्याय से हम लोग जो सीखते हैं, सज्जन सांगत्य से सीखते हैं, वो सारा चीज़ प्लस ध्यान से रिलैक्स्ड हो जाते हैं, डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तो बहुत हेल्प करता है टू डील विद ऑल दिस फियर्स एंड इमोशनल प्रेशर्स। अभी आपने हमें बताया कि कुछ रेसिपी आप ढूंढ रही थी, और पत्री जी की सुनाई हुई रेसिपी आपने देख ली वगैरह, तो ऐसे लगता है आपको भोजन में और पदार्थों में रुचि है ज़्यादा, तो आप शायद फूडी है या घर पे बच्चे रहेंगे, इसी के लिए आप कर रहे हो। तो क्या एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी, पत्री जी तो शाकाहारी पसंद करते हैं और हम सब शाकाहारी है, तो क्या आप पहले से शाकाहारी थी या PSSM में आने के बाद आप शाकाहारी बन गई हो? नहीं, मैं पहले से ही शाकाहारी थी। जैसे आपने कहा कि आप PSSM से जो जुड़ गए वो ही रेसिपी के माध्यम से, तो
तो मैं आपको बुद्धा फूड के बारे में कुछ बताने के लिए बोलूँगी। मैं पहले से ही इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव करती थी कि जैसा अन्न वैसा मन। तो हमारे माइंड को कंट्रोल करने के लिए फूड बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए मैं शाकाहार में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती थी। और जो जानवर रहते हैं उनका हम एक तरह से कत्लेआम करके ही उनको फिर कंज्यूम करते हैं, तो एक तरह की हिंसा ही करते हैं। तो उनके जो इमोशंस रहते हैं मृत्यु के वक्त, गीता में भी कहा है कि मृत्यु में जो भाव रहता है, मृत्यु के टाइम पे जो भाव रहता है वही भाव आपका कैरी फॉरवर्ड होता है। तो वो हर एक उनका जिनके भी पास माइंड है, मन है, वो सब पे वो श्लोक लागू पड़ता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि एनिमल्स काफ़ी इवॉल्व रहते हैं, उनका भी खुद का माइंड रहता है, खुद का मन रहता है। तो मृत्यु के समय जब उनको अगर मारा जाए तो उनके अंदर तभी एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किक इन होती है, फियर रहता है, एंगर रहता है। तो ये सारे जो भाव आते हैं वो वहीं पे वो स्टोर हो जाते हैं उनकी बॉडी में। वो क्योंकि माइंड से ही हमारा बॉडी कंट्रोल होता है, हमारे हार्मोन्स सिक्रेशन, वो सारा चीज़ माइंड से कंट्रोल होता है। तो ये सारे इमोशंस की वजह से बॉडी में जो हार्मोन्स, जो केमिकल रिएक्शंस क्रिएट होते हैं, तो वो जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे अंदर भी, हमारे भीतर भी जाती है। तो उसकी वजह से हमारे अंदर भी फियर आता है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आ जाता है, जो लो लेवल इमोशंस कहा जाता है, जो लो फ्रिक्वेंसी इमोशंस कहा जाता है, वो हमारे अंदर, हमारे भीतर भी आते हैं। तो इसीलिए शाकाहार को पत्री जी ने कहा है कि शाकाहार के बारे में आपको बात करना चाहिए। पहले मैं नहीं करती थी, लेकिन अभी मैं करती हूँ, लोगों को उनके बारे में बताती हूँ, शाकाहार के फ़ायदे भी बताती हूँ। जैसे ही हम ध्यान शुरू करते हैं, ध्यान साधना बढ़ती रहती है हमारी, तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम जो सोचते हैं वो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर आपके साथ भी ज़रूर ऐसे कुछ घटा होगा, तो इसके बारे में कुछ हमें बताइए कि मैनिफेस्टेशन कैसे इजी हुआ आपके लाइफ में। मैनिफेस्टेशन एज सच मैंने कभी एक्टिवली मैनिफेस्टेशन नहीं किया है, लेकिन जैसे मन में कुछ ख्याल आया कि मुझे ये करना है और यहाँ पे मुझे ध्यान सिखाना है, या लाइफ में कभी कुछ एक ड्रेस भी अगर पसंद आ गई कि हाँ मुझे ये ड्रेस पसंद आ गई, तो वो पता नहीं किसी तरह से वो ट्रू हो जाती है। वो विश लिस्ट नहीं बनती है कॉन्शियस लेवल पे, माइंड लेवल पे हाँ एक ख्याल आता है कि ये चाहिए करके, तो वो थोड़े दिनों में या थोड़े टाइम पे वो मैनिफेस्ट हो जाता है। मैं अभी ऐसे भी देख रही हूँ कि कुछ मैंने सोचा होगा शायद ध्यान में आने से पहले, 3-4 साल पहले या 5 साल पहले, वो भी अभी धीरे धीरे मैनिफेस्ट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ग्रुप से जुड़ना चाहती थी। वो जो ग्रुप जिन्होंने बनाया था उनसे मैं काफ़ी प्रभावित थी, इंस्पायर्ड थी, लेकिन मैंने कभी एक्टिवली उस डायरेक्शन में कभी एफ़र्ट्स नहीं किए थे। और वो मेरी जो विश थी या वो 4 या 5 साल पुरानी रहेगी। अभी कुछ 1 आध महीने पहले वो जिन्होंने ग्रुप बनाया है उनका सामने से मैसेज आया और उन्होंने मुझे सामने से इनवाइट किया कि आप आइए और हमारे ग्रुप से जुड़िए। तो ऐसी चीज़ है। फिर अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि जनरली मैं फ्लावर्स और वो सब ख़रीदती नहीं हूँ डेकोरेशन के लिए, और मैं ऐसे ही रास्ते से जा रही थी और मुझे लगा कि मैंने रोज़ेस देखे, मुझे बहुत प्यारे लगे, तो मैंने ऐसे ही सोचा होगा कि मुझे चाहिए करके, और सिग्नल पे गाड़ी खड़ी थी। वापस आते समय जब सिग्नल पे गाड़ी खड़ी थी तो रोज़ेस लेके आ गई एक छोटी सी लड़की। तो मैंने सिर्फ ऐसे ही हस्बैंड को पूछा मैं लूँ क्या रोज़ेस, और मुझे पता था वो मना करेंगे क्योंकि उनको इतनी सारी ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है करके। तो सरप्राइजिंगली उन्होंने हाँ बोला और मैंने ख़रीद लिए। ऐसा है कि बहुत छोटी चीज़ में होता है, बहुत हेल्प मिलती है। कहीं पे अटक जाओ तो भी अभी मेरी एक रिलेटिव की तबीयत बहुत ही ख़राब थी,
और मुझे जैसे हम लोग पत्री जी मना करते हैं कि आप हीलिंग एनर्जीज मत भेजिए, क्योंकि उनकी जो स्पिरिचुअल वेव है, सोल प्लान है, उसमें आप इंटरफियरेंस करते हो। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि किसी तरह से तो मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो उसी दिन मेरे पास एक मेथड आई, हीलिंग मेथड, जिसमें आप कुछ भी एनर्जीज नहीं भेज रहे हो, हीलिंग एनर्जीज नहीं भेज रहे हो, आप उसे ट्रांसफिगरेशन मेथड कहते हैं। तो उसमें कोई भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होता है, सिर्फ वो जो सोल होती है वो सोल को उसी के प्रकाश में देखना होता है कंटिन्यूस। तो मैंने वो किया और सरप्राइजिंगली वो 1 या 2 सिटिंग में ही वो रिलेटिव की तबीयत अच्छी हो गई। तो मतलब ऐसे इस तरह से जो चाहो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से मिल जाता है, किसी सॉन्ग के माध्यम से या किसी सीन के माध्यम से या किसी कोई स्पिरिचुअल टॉक के माध्यम से। तो वो गाइडेंस मिलती रहती है, हेल्प मिलती रहती है और मैनिफेस्टेशन भी होता रहता है। जी, पत्री सर हम सबको बताते हैं कि आज आपने ध्यान सीखा तो आज से ही ध्यान सिखाना भी शुरू कर दो। जो भी आपने सीखा है सिखाना शुरू कर दो साथ में ही। तो क्या आपने कभी दूसरों लोगों को ध्यान सिखाया? कैसे सिखाया, कहाँ सिखाया? आप ध्यान का प्रचार और प्रसार कैसे कर पाती हो, कैसे करती हो, इसके बारे में कुछ बताइए। तो मैंने जैसे ही ध्यान करना शुरू किया 2 साल पहले, उसके 1-2 महीने के तुरंत बाद ही ऑनलाइन मैंने ध्यान सिखाना शुरू कर दिया था मेरे रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स को और नेबर्स को, जिनको भी सीखना है वैसे। लेकिन उसमें भी मतलब जैसे अपनी परीक्षा होती है कि आपका कितना कमिटमेंट है, तो वो शायद 2-3 महीने मैंने ध्यान सिखाया होगा, फिर वो मतलब बंद हो गया, मेरी तरफ से ही बंद हो गया, क्योंकि शायद मैंने एक्सपेक्टेशंस रखी थी कि इतने लोग आने ही चाहिए, इतने लोगों ने ध्यान सीखना ही चाहिए करके ना मेरे से। तो वो कहीं ना कहीं वो ईगो आ गया था, जिसकी वजह से फिर वो बंद हो गया। लेकिन मुझे अभी वापस से मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि मैंने कहाँ पे गलती करी। और फिर अभी मैं पीएमसी गुजरात के मंच पे और पीएमसी अफ्रीका के मंच में एक्टिवली ध्यान सिखाती हूँ और बहुत सारे सेशंस कंडक्ट करती हूँ। ऑफलाइन में भी मेरे घर पे मैं वीकली अभी ध्यान सिखाना शुरू किया है। प्लस मैं स्कूल में भी ध्यान सिखा के आई हूँ, ऑर्फनेज, एक आध ऑर्फनेज में और वृद्धाश्रम में भी मैंने ध्यान सिखाया हुआ है। तो और प्लस मैं गार्डन में भी वीकली शुरू में मेरी जो लोकेलिटी है वहाँ के गार्डन में भी जाके लोगों को ध्यान सिखाती थी। तो हाँ, मतलब ऑनलाइन में ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ। ध्यान के जो मतलब ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे मेरी सेवा ज़्यादा रहती है, तो उसमें मैं ज़्यादा व्यस्त हूँ। लेकिन सेवा के बारे में मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगी जो मैंने अभी बहुत लेटली रियलाइज़ की है, कि जो शायद काफ़ी लोग उसके बारे में मेरी तरह ही सोचते होंगे कि हम जब लोगों को कहते हैं कि आप ध्यान कीजिए या नो, तो हमारी एक एक्सपेक्टेशंस रहती है कि वो हमारी बात सुने और हमारी बात सुनकर वो ध्यान भी करें। तो ये मुझे लगता है कि एक न्यू एज भिक्षा की तरह है। मतलब पत्री जी ने जो बोला है वो अच्छा है कि क्योंकि आप जब एक पैम्पलेट देते हो, ठीक है, तो वो खुशी से भी कोई स्वीकार कर सकता है, कोई मुंह बना के भी स्वीकार कर सकता है, कोई पढ़ेगा, कोई इंटरेस्ट दिखाएगा, कोई फाड़ के भी चला जाएगा। वो उनकी खुद की जो स्पिरिचुअल विल है वो उनके हिसाब से करेगा। लेकिन तब वो आपका स्पिरिचुअल ईगो का भी बहुत ज़्यादा परीक्षा लेता है ना, टेस्ट लेता है, तो वो कीप इन चेक रखता है अपने आप को। तो इसलिए सेवा मुझे लगता है कि दूसरों की नहीं कर रहे हो आप, एक्चुअली आप खुद की कर रहे हो। आपका ईगो हमेशा वो कंट्रोल में रहता है कि आप दूसरों के लिए सेवा कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप खुद भी स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो। मतलब जैसे वो भिक्षुक रहते हैं, राइट, तो कोई उनको भिक्षा देता भी है, नहीं भी देता है, तो
तो मुझे वो ऐसा लगता है कि ये एक न्यू एज भिक्षा की तरह पत्री जी ने हम सबको रेकमेंड किया हुआ है। आपके सब अनुभव सुन के बहुत ही प्रेरणा मिली है हम सबको। और मैं आपसे एक और चाहूँगी कि जो नए ध्यानी है या जो ध्यान में अभी जुड़े भी नहीं हैं लेकिन आना चाहते हैं, या कोई भी नई व्यक्ति जो ध्यान में आना चाहती है, इन लोगों को आप क्या सलाह देगी? आपका मार्गदर्शन कुछ? मुझे लगता है कि हम जिस एरा में रह रहे हैं अभी, और जहाँ पे रोज़ इतने सारे बदलाव होते रहते हैं हमारे आसपास, और हमारा वर्क प्लेस जो लाइफस्टाइल है वो भी काफ़ी स्ट्रेस इंड्यूसिंग है, तो हर एक को ध्यान करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आजकल लोग काफ़ी हेल्थ फ्रीक हो गए, डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज, जिम जाते हैं, तो ये सारा आप जो कर रहे हो वो आपकी फ़िज़िकल बॉडी के लिए कर रहे हो, तो मन के लिए, माइंड के लिए, सोल के लिए सभी को ध्यान करना बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान हम सबकी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। मतलब काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर आपने ध्यान कर लिया तो आप मॉन्क बन गए, आप साधु बन जाएंगे, तभी कीजिए। या तो आप रिटायरमेंट प्लान कंसिडर करते हैं कि आप रिटायर हो जाए फिर भगवान का नाम लें और ध्यान करें, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मतलब हर एक छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़ों तक सबको ध्यान रोज़ करना ही चाहिए। चाहे आपको मोक्ष चाहिए नहीं चाहिए, निर्वाण चाहिए नहीं चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन ये जो हमें जीवन दिया है वो जीवन को कुशलतापूर्वक जीने के लिए सबको ध्यान करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही धन्यवाद मोनिका मैम। आपने अपने जो अनुभव बताए उससे सभी को प्रेरणा मिली है। ऐसे ही आप ध्यान करते रहोगे और ध्यान प्रसार प्रचार भी करते रहोगे। हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अभी हम मिले मोनिका जी से और जान लिए उनके ध्यान के अनुभव, कैसे उन्होंने बुक्स, स्वाध्याय और ध्यान के द्वारा अपनी आध्यात्मिक उन्नति की। अगले एपिसोड में किसी नए ध्यानी से मिलेंगे और उनकी जीवन यात्रा के बारे में जानेंगे। तब तक हम हैं PSSM के साथ, बने रहिएगा। धन्यवाद।